Next we discuss metals and non metals. हम लोगों ने पहले जो भी थोड़ी पहले जो डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने एटम को डिस्कस किया, उसके अलावा हम लोगों ने एलिमेंट को डिस्कस किया और हम लोगों ने सिंबल्स ऑफ एलिमेंट को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने उसके हर एलिमेंट के सिंबल्स बताए और कैसे इसको लिखा जाता है। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है। हमने सिंबल्स को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को डिस्कस किया कि हम क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स की हो रही है वो उसकी प्रॉपर्टीज की बेस पर हो रही है और इसी वजह से एलिमेंट्स को दो मेजर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, वो थे मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ये इसकी मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज है और वो जो है नॉन मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज है। आप लोग अगर अपनी बुक पे पेज नंबर 61 पर आ जाएं तो वहां पर भी ये पॉइंट्स मौजूद हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, आप इनको वहां से भी देख सकते हैं। अब हम लोग मेटल्स हैव द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मेटल्स आर यूजुअली शाइनी सरफेस। इसकी जो सरफेस है वो शाइनी है, मेटल्स की सरफेस शाइनी होगी। दे हैव, सेकंड पॉइंट है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मेटल की सरफेस शाइनी है। नंबर 2 इज मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज वेरी हाई। नंबर थर्ड पॉइंट जो इसमें बताया गया, इट इज डक्टाइल। डक्टाइल मीन कैन बी ड्रॉन इनटू वॉइस, मतलब कि जो तारे वगैरह जो बनाई जाती हैं वो मेटल की बनाई जाती हैं और इसकी प्रॉपर्टी में है कि इट इज डक्टाइल मीन कि इजीली ड्रॉन इनटू द वायर्स, मतलब वो कन्वर्ट हो जाते हैं, हम उसको वायर्स जो है वो इजीली बनाई जा सकती हैं इस मेटल से। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इट इज अ गुड कंडक्टर। और किसका है गुड कंडक्टर? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है और हीट भी पास होती है थ्रू द मेटल्स। नेक्स्ट है इट इज अ मेलेबल। मेलेबल मीन फ्लेक्सिबल। इट इज फ्लेक्सिबल, इतनी फ्लेक्सिबल है दैट इट कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन शीट्स, कि आप उसकी थिन शीट्स बना सकते हैं। इट इज अ मेलेबल मीन कि इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू द एंड कैन बी हैमर्ड, मतलब आप उसको हैमर करके उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6th पॉइंट है सोनोरस। सोनोरस मीन व्हेन बीटन प्रोड्यूस साउंड, मीन सोनोरिंग मीन एक आवाज प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स जो हैं वो जब आप उसी चीज के साथ उसको बीट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस द साउंड। 7th पॉइंट है इट इज हार्ड। बाकी सारे मेटल्स हार्ड हैं सिवाय सोडियम और पोटेशियम के। ये थी इसकी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मैं इसको दोबारा बता देती हूँ प्रॉपर्टीज की। पहला पॉइंट ये है that the surface of the metal is shiny. Number 2, they have high melting point and the boiling point. इसका melting point भी ज्यादा और boiling point भी metal का ज्यादा है। It is ductile mean can be easily drawn into the wires. इसकी wires बनती हैं metals की, वो आप लोगों ने देखी होंगी wires। It is a good conductor of heat and electricity. It can conduct mean metal conduct करता है heat को भी और electricity को भी। Number 5 point it is malleable mean flexible, that it can be इतने flexible है कि इसको हैमर करके आप शीट्स वगैरह बना सकते हैं इसकी। नंबर 6 पॉइंट इज सोनोरस मीन जब आप इसको बीट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस द साउंड। और बाकी सब मेटल्स जो है वो हार्ड हैं सिवाय सोडियम और पोटेशियम के। नेक्स्ट वन जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम नॉन मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। मेटल की सरफेस शाइनी थी और इसकी डल है। नॉन मेटल की डल अपीयरेंस है, मेटल की शाइनी है। उसके नॉन मेटल्स को देख लें आपको अगर एक पॉइंट याद है तो उस नॉन मेटल्स को आप उसी तरह से लिख लें। उसकी शाइनी सरफेस थी, उसकी ऑपोजिट बात करनी है, इट इज डल अपीयरेंस। उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। वही चीज है, वही पॉइंट्स उसके ऑपोजिट आप लोगों ने इस पे नॉन मेटल्स पे जाना है। शाइनी सरफेस मेटल की थी, इसकी डल अपीयरेंस है नॉन मेटल्स की। मेटल्स की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था, नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट है। नॉन मेटल्स जो है इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और मेटल जो थे वो इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 5 पॉइंट जो था नॉन मेलेबल था, मीन वो फ्लेक्सिबल था एंड कैन बी ड्रॉन इन हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, और ये नॉन फ्लेक्सिबल है। नॉन मेलेबल है मींस नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज नॉन फ्लेक्सिबल है और ये इतनी इजीली हैमर्ड होकर शीट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, इट इज नॉन मेलेबल।
वो सोनोरस था व्हेन बीटन, जब आप उसको बीट करते थे तो इट प्रोड्यूस साउंड, इट इज नॉन सोनोरस, मीन इट डज नॉट, व्हेन यू बीट इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड। जब आप इसको बीट करोगे नॉन मेटल्स को, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ द साउंड। ये प्रॉपर्टीज जनरल प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स की, और हम लोगों ने मेटल्स की भी डिस्कस कर ली, जनरल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की भी डिस्कस कर ली। इसकी 4-5 ही पॉइंट्स थे। एक तो डल अपीयरेंस है इसकी, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेलेबल, नॉन सोनोरस। This is the properties of non-metals. नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ एलिमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स हम लोगों ने इतना डिस्कस किया है, मेटल्स को डिस्कस किया, नॉन मेटल्स को डिस्कस किया, अब ये जो एलिमेंट्स हैं उसकी यूज कहाँ कहाँ पर है। आप लोग अपने बुक नंबर पेज नंबर 62 पर आ जाएं, वहां पर इसके यूजेस ऑफ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। एलिमेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन डेली लाइफ। एलिमेंट्स जो है वो डेली लाइफ पे यूज हो रहे हैं। अब द यूजेस ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। अब जो यूजेस हैं वो किस पे डिपेंड करें, दे डिपेंड अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल सम मेटल्स आर गुड। अब जैसे हम लोगों ने अभी मेटल की प्रॉपर्टी सामने लिखा हुआ है, नंबर 4 पॉइंट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसी पॉइंट को यूज करते हुए हम उस एलिमेंट को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल सम मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स, केबल्स एंड यूटेंसिल्स। अब ये जो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इस वजह से मेटल जो है वो किस में यूज हो रहा है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग वायर्स, केबल्स और यूटेंसिल्स वगैरह में बनाने में यूज हो रहा है। बर्तन बनाने में, केबल्स की, वायर्स में, तो क्या चीज यूज हो रही है, मेटल, बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब डेली लाइफ में जो एलिमेंट्स के यूजेस हैं वो यही है कि कुछ मेटल्स जो बहुत अच्छे गुड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, उनको हम लोग यूज करें इन वायर्स में, केबल्स में और यूटेंसिल्स में। फर्स्ट पॉइंट इसका है, हीलियम इज वेरी लाइट एंड इनएक्टिव गैस। अब हीलियम जो है सबसे लाइट गैस है और ये किसमें यूज हो रही है, इट इज यूज टू फिल एयर शिप्स एंड बैलून्स। अब हीलियम जो है वो एक तो लाइट गैस है, इनएक्टिव गैस है, और ये किसके लिए यूज है, टू फिल एयर शिप्स एंड बैलून्स। नंबर 2 पॉइंट इज एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड सम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड विंडोज। एल्यूमिनियम किसमें यूज है, आप लोगों ने आपकी विंडोज जो है घरों में देखेंगे, एल्यूमिनियम की विंडोज हम लोगों ने लगाई हुई आजकल, तो वो यही बता रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो वो यूज हो रही है एयरक्राफ्ट में, कुछ स्पोर्ट्स की चीजें बनाने में और विंडोज वगैरह में एल्यूमिनियम यूज हो रही है। नंबर 3 पॉइंट इज लेड इज यूज्ड फॉर मेकिंग बैटरीज। ये जो बैटरीज के अंदर जो यूज होती है चीज वो है लेड यूज हो रहा है फॉर द मेकिंग बैटरीज। नंबर 4 पॉइंट इज गोल्ड। आपको पता है गोल्ड कहाँ पे यूज हो रहा है, गोल्ड इज यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी वगैरह में जितना भी यूज हो रहा है, हम लोग जो गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं वो सब गोल्ड की बनी हुई है, तो गोल्ड जो है ज्वेलरी वगैरह में यूज हो रहा है। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन डेंटिस्ट्री एंड मेडिसिन। डेंटिस्ट वगैरह की कुछ चीजें इस तरह की हैं जो कि उसके इक्विपमेंट्स में यूज हो रहे हैं और कुछ मेडिसिन वगैरह में यूज हो रहा है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी यूजेस थे एलिमेंट्स के, जो मैंने अभी 4 इसके यूजेस थे जो आपके बुक में गिवन है, हम लोगों ने अभी इसको डिस्कस किया है। अब हम लोग इस टॉपिक को अगर समराइज करना चाहें तो मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देती हूँ। मेटल्स की और नॉन मेटल्स की हमने जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, अब मैं इसको दोनों को इकट्ठा डिस्कस करूंगी। मेटल्स को देखें तो इसकी सरफेस जो थी शाइनी थी, नॉन मेटल्स की डल अपीयरेंस थी। मेटल्स की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था, नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था। मेटल जो थे वो डक्टाइल्स थे, कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स, और इसके अलावा इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल्स जो थे इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक जो था वो मेटल जो था वो सोनोरस थे, मीन के व्हेन बीटन इट प्रोड्यूस साउंड, जबकि नॉन मेटल जो थे वो इट इज नॉन सोनोरस थे, मतलब डज नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन इट इज बीटन। और 5th जो पॉइंट था मेलेबल था, मीन मेटल जो थे वो फ्लेक्सिबल थे, कैन बी हैमर्ड इनटू द शीट्स, लेकिन जो नॉन मेटल्स थे इट इज नॉन मेलेबल। इसके अलावा हम लोगों ने यूजेस ऑफ एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, तो एलिमेंट्स के जो यूजेस मैंने बताए हैं वो भी यही है कि मेटल जो है वो स्पेशली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इस वजह से कुछ मेटल्स जो है वो यूज हो रहे हैं फॉर मेकिंग द वायर्स, केबल्स एंड द यूटेंसिल्स, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा हीलियम की उसने बात की है कि वो बिल्कुल लाइट और इनएक्टिव गैस है, जिसकी वजह से वो बैलून्स वगैरह को फिल करने में और एयरशिप्स में यूज हो रहे हैं।
सेकंड पॉइंट जो उसने एल्यूमिनियम का दिया है, उस एल्यूमिनियम की बात की है कि एल्यूमिनियम जो है वो यूज हो रहा है फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट में, और इसके अलावा विंडोज वगैरह बनाने में और कुछ स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स जो हैं उनको बनाने में एल्यूमिनियम यूज हो रहा है। थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो लेड के बारे में डिस्कस किया कि लेड जो है वो बैटरीज वगैरह बनाने में यूज हो रहा है। और फोर्थ पॉइंट गोल्ड के मुताबिक था कि गोल्ड जो है वो एज अ ज्वेलरी यूज हो रहा है, एज अ मेडिसिन यूज हो रहा है, एज अ डेंटिस्ट्री यूज हो रहा है। तो ये वो सारे यूजेस थे इस एलिमेंट्स के जो मैंने डिस्कस किए और मैंने इसको अभी समझ किया। नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट वी डिस्कस मॉलिक्यूल्स। हम लोगों ने पहले भी एक छोटा सा पॉइंट था एक आपकी बुक में की कॉन्सेप्ट था कि मॉलिक्यूल क्या होता है, तो उसमें हम लोगों ने ये बात आप इसको डिफाइन भी एज ले सकते हैं, डेफिनेशन भी ले सकते हैं इसकी। एटम्स आर जॉइंड टुगेदर इन डिफरेंट वेज। जब एटम्स कंबाइन कर जाएंगे दे विल फॉर्म द मॉलिक्यूल। Atom is formed when atoms will combine, they will form the molecule. By the combination of the atom, molecules will be formed. जब एटम कंबाइन करेंगे they will form the molecules. मॉलिक्यूल किस वक्त बनेगा? जब एटम कंबाइन करेंगे। अब एटम कंबाइन क्यों कर रहा है वो इसको थोड़ा सा उसने 2-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। उसने कहा है कि एटम इज अनस्टेबल एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन स्पेस। एटम जो है वो उसकी स्टेट स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल कंडीशन में नहीं रहता, बल्कि वो स्पेस के अंदर इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस वजह से वो एक एटम जो है वो अपने ही जैसे किसी एटम के साथ कंबाइन कर जाएगा या फिर वो किसी और एटम के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट एटम नहीं कर सकता, जिस वजह से वो दूसरे किसी एटम के साथ कंबाइन कर जाता है और जिसकी कॉम्बिनेशन से एटम की कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बन जाता है। तो क्या हुआ, हमने क्या इसमें वो पॉइंट पढ़ा कि एटम जो है वो इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन स्पेस, कि वो इंडिपेंडेंटली स्पेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और एटम की जो स्टेट है वो इट इज अनस्टेबल, वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है, जिसकी वजह से वो अपने ही जैसे किसी दूसरे एटम के साथ जाके वो कंबाइन कर जाता है, जिससे वो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हम लोगों ने क्या कहा है कि जब एटम कंबाइन करे दूसरे किसी एटम के साथ कि अपने ही जैसे किसी एटम के साथ, तो वो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। When atom combines, they will form the molecules. अब कहते हैं कि एटम जो है वो अनस्टेबल है और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट इन स्पेस, सिवाय नोबल गैसेस के। नोबल गैस अब आपको जब आप हाई क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे एक पूरा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, 8 ग्रुप है नोबल गैस का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये वो वाला ग्रुप है नोबल गैसेस है जो अनरिएक्टिव, वो हमेशा स्टेबल रहते हैं और वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो सिवाय नोबल गैसेस के बाकी जितने भी एटम्स हैं वो किसी दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो जब वो एटम जो है वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा तो इट विल फॉर्म द मॉलिक्यूल। सो दे कंबाइन, उसने कहा है कि वो अनस्टेबल है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता स्पेस में, तो इस वजह से सो दे कंबाइन, जब एटम आपस में कंबाइन करेगा तो वो मॉलिक्यूल बनेगा। So they combine, they will form the molecule. So they combine mean when atom combines. When they combine, they will form the molecules, or when atoms combine, they will form the molecules. Molecules are made up of 2 or more atoms. जाहिर है हमने कहा है कि मॉलिक्यूल बनता ही किसका है? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में जुड़ते हैं। तो मॉलिक्यूल किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ 2 or more atoms which are chemically combined. जिन्होंने केमिकल रिएक्शन करके एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन की है, नॉट फिजिकली कंबाइंड, दे आर केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। तो मॉलिक्यूल किसका बना हुआ? इट इज मेड अप ऑफ 2 or more atoms which are chemically combined. In this world, everything composed of pure elements or combination of 2 or different elements. अब इस पूरी दुनिया की अगर हम लोग बात करें तो हर चीज जो है या तो वो प्योर स्टेट में एलिमेंट्स की मौजूद होगी या फिर वो एलिमेंट्स जो है किसी दूसरे के साथ कंबाइन हुआ होगा। तो या तो वो प्योर स्टेट में होगा एलिमेंट या फिर वो किसी दूसरे के साथ कंबाइन होकर कोई एलिमेंट कोई कंपाउंड बना देगा। तो इस तरह से हर चीज जो है उसने कहा है जो एटम्स हैं दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सो दे कंबाइन विद द अदर। जब वो एटम जो है वो आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे दे विल फॉर्म द मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ 2 or more atoms which are chemically combined with each other. अब थोड़ी सी मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देती हूँ मॉलिक्यूल्स की। अब जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात की है, अब यहाँ पे देखें H2, वैसे तो हाइड्रोजन देखिए इसका मतलब है कि ये 2 का मतलब है कि 1 हाइड्रोजन एक मौजूद था, उसके साथ एक और हाइड्रोजन आ गया जिसकी वजह से ये बन गया H2।
टू आइटम्स, एक हाइड्रोजन ये वाला आइटम, दूसरा हाइड्रोजन, टू आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन, इन दोनों ने आपस में कॉम्बिनेशन किया जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल बना। अब हम इसको मॉलिक्यूल कहेंगे, नॉट एटम। ये एटम है, ये एटम है, दो एटम्स हाइड्रोजन के कंबाइन हुए हैं, दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट उसने कार्बन डाइऑक्साइड की, ये तो सेम एटम्स थे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज द सेम एलिमेंट्स व्हिच कंबाइन टू फॉर्म द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर आप देखें, इसमें एक एटम कार्बन का है, दो एटम्स ऑक्सीजन के हैं। वन कार्बन प्लस ऑक्सीजन के दो, मीन ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन कंबाइन है, दे विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। एक एटम कार्बन का, दो एटम्स ऑक्सीजन के जब कंबाइन हुए, वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, वन कार्बन का, दो ऑक्सीजन कंबाइन हुए, तो उन्होंने मॉलिक्यूल बना लिया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन का है फार्मूला O3, मीन तीन ऑक्सीजन। अब यहाँ पे तीन एक जैसे ऑक्सीजन, एक, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ऑक्सीजन कंबाइन किए तब O3 ओजोन बना, मीन आइडेंटिकल एटम्स, ऑक्सीजन के आइडेंटिकल एटम्स ने कंबाइन किया, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, एटम्स, वन एटम ऑक्सीजन का, दूसरा एटम ऑक्सीजन का, तीसरा एटम ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, उसने एक मॉलिक्यूल बना दिया किसका, ओजोन का। तो हम लोगों ने जो ये बात की थी, एटम इज अनस्टेबल, जाहिर है वो स्टेबल है, अगर ये स्टेबल होता तो ये कभी भी दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट ना करता, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, इसने फौरन दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर दिया, सेम एटम के साथ भी कंबाइन हो जाए। यहाँ पे देखिए ओजोन में भी सेम ऑक्सीजन, सेम एटम्स थे, तीनों आइडेंटिकल एटम्स है जो कंबाइन किया उन्होंने ओजोन बना दिया। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें देखें कि ये एटम था लेकिन ये ऑक्सीजन के दो एटम्स थे, मीन कि ये सिर्फ अपने ही आइडेंटिकल एटम्स के साथ कंबाइन नहीं करा बल्कि डिफरेंट एटम्स के साथ भी कंबाइन कर रहा है। तो एटम ने जब दो डिफरेंट एटम के साथ, एक कार्बन का एटम था, दो ऑक्सीजन के एटम्स थे, जब इन दोनों ने आपस में कॉम्बिनेशन की तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन गया। ये है जी वो मॉलिक्यूल का टॉपिक जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब यहाँ पे से थोड़ा सा एक पेज नंबर 63 पे आएंगे, वहां पे से मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बताए हैं, फिर उसकी डायग्राम बताई है, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स बताए हैं और उसके बाद फिर उसकी डायग्राम बनाई है। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी डायग्राम्स को डिस्कस कर लेते हैं। फिर पूरा इसने बनाया है, यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे।
की इसके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उसने जो पहला है इसमें उसने बताया कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, उसकी डायग्राम बताई है हाइड्रोजन की। उसके बाद नेक्स्ट उसने जो बताया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, और फिर उसकी डायग्राम उसने बताई है। पहले उसने एक एलिमेंट को एक्सप्लेन किया है कि एक एलिमेंट है तो उसकी डायग्राम क्या होगी, और नेक्स्ट जो उसने एक्सप्लेन किया है एलिमेंट के बाद उसने कंपाउंड्स की बात की है कि जब एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह से जब एटम कंबाइन करते हैं दे विल फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। तो वो जब कंबाइन स्टेट में होंगे, कंपाउंड फॉर्म में होंगे, तो उस वक्त उसकी डायग्राम क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को डिस्कस करें तो ये देखिए हाइड्रोजन H2 मीन इसमें दो कॉम्बिनेशन हुई है हाइड्रोजन की H प्लस H, तो ये इसने बना दिया H2। तो यहाँ पे दो जो हाइड्रोजन कंबाइन हो उसकी डायग्राम उसने यही बनाई है कि एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा हाइड्रोजन ये है, इन दोनों ने कंबाइन किया है तो ये बन गया H2। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। देखिए ये सेम एलिमेंट्स हैं, मीन ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन दो एटम्स ने कंबाइन किया, दो एटम्स ऑक्सीजन के कंबाइन हुए तो उन्होंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना दिया। तो ये देखिए इसकी डायग्राम जो है वो दो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स बनके उनकी ये स्ट्रक्चर डायग्राम। क्लोरीन की बात करें, इसमें भी Cl प्लस Cl हुआ, उसके बाद Cl2 बना क्लोरीन गैस। तो वहां पे भी क्लोरीन का जो डायग्राम है दो, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन एटम कंबाइन हुआ, इनकी कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल बन गया Cl2, तो ये अब Cl2। ये जो डायग्राम है मॉलिक्यूल्स की, जब एक सिंपल एटम जो है वो कंबाइन करेगा, सेम एटम्स जो है वो कंबाइन करेंगे तो उस वक्त जो उसकी डायग्राम है वो ये है। आप देख सकते हैं इसमें सेम एटम्स कंबाइन करें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एटम ऑफ ऑक्सीजन, सेम एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सेम एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइन विद सेम एटम्स ऑफ दोनों क्लोरीन एटम सेम थे, दे विल फॉर्म द क्लोरीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अब हम लोग ने एलिमेंट्स को जो डिस्कस कर लिया, अब हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें जो अभी हम लोगों ने पहले भी एक्सप्लेन, कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, इसमें 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए थे। तो इसमें भी वो अब कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेगा और साथ उसकी डायग्राम को। देखिए वाटर जो है इसमें 2 हाइड्रोजन यूज हुए प्लस 1 ऑक्सीजन, मींस 2 एटम्स जो हैं वो किसके यूज हो रहे हैं, हाइड्रोजन के प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम हाइड्रोजन के। अब यहां पर केस क्या था, सेम एटम से, यहां पर डिफरेंट एटम है क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम कंबाइन हुआ है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से वाटर बन गया H2O। उसकी डायग्राम ये, ऑक्सीजन ये, 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी अगर आप देखें 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, इन्होंने कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, मीन 1 कार्बन एटम 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन, दे विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो है मीथेन, ये इसका फार्मूला CH4 है, मीथेन का फार्मूला, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है इसमें। तो CH4 में अगर आप लोग देखेंगे तो इसके कार्बन के साथ इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन चारों के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो CH4 इस द फार्मूला। इसमें देखिए 1 कार्बन है और उसके साथ प्लस 4 हाइड्रोजन कंबाइन किए, उन्होंने क्या बना दिया, CH4 मीथेन। तो मीथेन की जो डायग्राम है वो ये। अब इसे कॉम्बिनेशन बताइए, देख लें आप लोग सेम एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन हुआ, उसकी डायग्राम क्या थी, हाइड्रोजन इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ ऑक्सीजन और इन केस ऑफ क्लोरीन। और जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे थे, जैसे वाटर में देखें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, और मीथेन में देखिए 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, मीन डिफरेंट एटम्स कंबाइन कर रहे थे, एंड डिफरेंट एटम्स ने जब कंबाइन किया दे विल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर हियर। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और मीथेन का। अब इनके जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, जैसे कार्बन और 4 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स जब कंबाइन किए तो उन्होंने एक कंपाउंड बना दिया जिसे हमने CH4 मीथेन का नाम दिया। इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के 2 एटम्स और 1 कार्बन एटम ने कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। उसका डायग्राम देखिए वो बिल्कुल लीनियर शेप में है, बिल्कुल डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के दरम्यान में। ये आगे जो है हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स को, आप जब हाई क्लासेस में जाएंगे तो ये कैसे कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन के डबल बॉन्ड कैसे बनना है, ये सिंगल बॉन्ड क्यों आ रहा है, मीथेन इन केस ऑफ मीथेन में क्यों आ रहा है,
ये इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ की चीज़ें बाकी हम लोग आगे हाई क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये पॉइंट्स जो है वो आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं हुए हुए। तो बस आप ये देख लें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, डायग्राम क्या है इस वक्त इसकी, इस कंपाउंड की, और जो सिंपल एलिमेंट्स थे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स थे, उनकी क्या स्ट्रक्चर बना है, क्या डायग्राम बना है नहीं है। तो बस इसमें यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है, और आई थिंक इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा कि कैसे एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं, कैसे एटम्स कंबाइन करते हैं, वो क्यों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, और कौन सी चीज़, कौन से ऐसा ग्रुप है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। वो 8 ग्रुप है, नोबल गैस का ग्रुप है। तो जब सेम एलिमेंट्स, सेम एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो कंपाउंड कैसे बन रहा है, ये चीज़ अब हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड्स, और ये आपका लास्ट टॉपिक है कंपाउंड। हम इसको डिस्कस करते हैं कंपाउंड।